नमस्ते, मुद्दा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी अपील की है और ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। और इसी के साथ साथ नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मनसुख हिरेन केस से जुड़ी हुई, जहां पर अब दरअसल ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को आदेश जारी कर मनसुख केस के सारे दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा है। ठाणे कोर्ट ने जल्द से जल्द सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने के लिए कहा है। तो बड़ी जानकारी जो मिल रही है, इस पूरे केस में एटीएस से ये जांच ले ली गई है। कल ही देवेंद्र फडणवीस ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि बार बार ये बात कही जा रही है कि एनआईए को इसकी जांच दे दी जाए, क्योंकि दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके कोर्ट केस जो है वो ट्रांसफर एनआईए को नहीं किया जा रहा है, फाइल देने नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे केस की अब जांच जो है वो एनआईए के हाथों में होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक एटीएस ने जो भी कार्रवाई की है या जो भी अभी तक जांच हुई है, अब आगे की जांच एनआईए करेगी। यानी एटीएस अब इस पर जांच नहीं करेगी। मनसुख केस की जांच भी अब एनआईए को सौंप दी गई है। अब ये सब फाइल जो है वो सब एटीएस को एनआईए को सौंपना होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सियासी हालात पर इस पर मंथन हो रहा है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त पैदा हुई हैं महाराष्ट्र की सियासत में, उससे किस तरीके से पार पाया जाए। महाराष्ट्र कैबिनेट की ये बैठक सियासी हालात पर, इस पर मंथन और चिंतन हो रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, उस पर ही इस वक्त बैठक में चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि महाराष्ट्र में उठापटक की स्थिति बनी हुई है। एक के बाद एक कई आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लग रहे हैं और ऐसे में विपक्ष ने तो सीधे सीधे मांग वहां गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे तक की थी। अब उसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है। सियासी हालात पर ही मंथन हो रहा है। इसमें यह विचार भी मुमकिन है हो सके कि अनिल देशमुख का क्या विभाग बदला जाए, क्या अनिल देशमुख को पद से हटाया जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जहां एनसीपी की तरफ से भी पूरा सपोर्ट देशमुख को है, वहीं शिवसेना और कांग्रेस का भी सपोर्ट अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरीके की रणनीति इस कैबिनेट में बनती है ये देखना होगा। ये कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो अभी चल रही है, सियासी हालात पर इस पर मंथन होंगे। आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए उस पर भी इस पे विचार किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है। जहां एक तरफ परमवीर सिंह जो है उन्होंने बाकायदा चिट्ठी बम फोड़ा, उसके बाद से ही सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक और क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? अर्पिता, इस पूरे मामले में खासकर इस बैठक का महत्वपूर्ण इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि पहली बार राज्य भर के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पहली बार एक साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी रविवार से जो तूफान शुरू हुआ था, अब वो 3 से 4 दिन हो गए हैं और एक के बाद एक जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बम दागे जा रहे हैं, उसका जवाब किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार दे। क्योंकि परमवीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भले खारिज कर दी, लेकिन हाई कोर्ट में वो जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट में किस तरीके का सरकार का रुख होगा, इसको लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ सीएम पूरे मामले की जानकारी लेंगे। साथ ही अनिल देशमुख खुद इस बैठक में मौजूद होंगे और तमाम सारे दूसरे मंत्री भी मौजूद होंगे। तो अनिल देशमुख भी इस बैठक के दौरान वो अपनी चीजें, अपनी बातें अपने कैबिनेट मिनिस्टर को और सीएम को बताएंगे कि आखिर दरअसल हुआ क्या था और किस मामले में ये सारी चीजें, कैसे परमवीर से विवाद बढ़ा और किस तरीके से चीजें आगे हुई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इस बैठक में डिस्कस होने जा रही है वो है कि 6.3 जो जीबी डेटा देवेंद्र फडणवीस ने जाकर गृह मंत्रालय को दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अगर गृह मंत्रालय इसको एक्सेप्ट करता है
तो राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, इन सारे मामलों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और जिसमें तमाम सारे लोग जो पहुंच नहीं पाए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल है। लेकिन कोशिश यह है कि रविवार से शुरू हुआ तूफान को शांत किया जाए और अब कोर्ट के दरवाजे तक जहां अधिकारी और तमाम सारे दूसरे नेता पहुंच चुके हैं उसको कैसे शांत कराया जाए और सरकार की में जो अस्थिरता का माहौल है उसको शांत कैसे कराया जाए, लोगों के बीच में इसे बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी कैसे करार की जाए, इस पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है। अर्पिता और अभिषेक, ये भी जानकारी मिल रही थी कि सीएम से कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडल भी मुलाकात कर सकते हैं, वो मुलाकात कब होनी है? देखिए, सीएम से मुलाकात शाम को 6 बजे निर्धारित है, जिसमें कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधि मंडल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में उनके निवास स्थान वर्षा पर यह मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस अपना रुख बताएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से देर शाम तक एक मीटिंग चली है कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की, उसमें दो फाड़ थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, जबकि कुछ लोग चाह रहे थे कि यह सियासी ड्रामा है, इसमें इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर, साथ ही पिछली सरकार में किस तरीके से करप्शन हुए थे और पिछली सरकार ने मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लिए थे, जबकि इस सरकार में दबाव बनाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को बातचीत करने के लिए और सारी रिपोर्ट को लेकर के खुद प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में पूरा एक प्रतिनिधि मंडल वो शाम 6 बजे सीएम से मुलाकात करने वर्षा पर पहुंचेगा, जहां पर यह मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस इस मामले में चुप है और खासकर हिस्सेदारी जितनी सत्ता में है क्या उतनी हफ्ता वसूली में भी हिस्सेदारी है क्या, इस तरीके का आरोप लगने के बाद कांग्रेस सक्रिय हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस सीधे जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी राय स्पष्ट बताएगी। इसका सीधा सा मतलब क्या अभिषेक, कैसे समझा जाए कि क्या जो इस्तीफा की मांग बीजेपी की तरफ से हो रहा था, जो इस्तीफे की मांग और उसके साथ ही साथ जो विभाग बदलने की जानकारी भी सामने आ रही थी, कुछ वैसा फैसला आपको लगता है आज इस कैबिनेट की बैठक के बाद कुछ लिया जा सकता है या इस पर विचार होगा, या अनिल देशमुख के बारे में सारे दल जो हैं वो एक जैसा ही सोच रहे हैं? देखिए, इसमें पहले अनिल देशमुख पर दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने कल 6.3 GB डेटा की बात की और कहा कि ये डेटा हमने गृह मंत्रालय को सौंपा है, केंद्रीय गृह सचिव को, और कहा सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगने लगा है कि अनिल देशमुख का आज अगर सरकार से छुट्टी हो भी जाती है तो आने वाले समय में कोई दूसरा नाम सामने आ सकता है। इसलिए तुरंत अनिल देशमुख को कोई कार्रवाई करने की बजाय जिन भी मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं उनको आने वाले कुछ दिनों बाद एक रिसफल सरकार प्लान कर रही है, कैबिनेट का विस्तार प्लान कर रही है, जिसमें जिनका परफॉर्मेंस खराब है या जिनके ऊपर दाग लगे हैं ऐसे मंत्रियों को चेंज कर सकती है। हो सकता है कि अनिल देशमुख भी उसमें चेंज किए जाए, लेकिन अभी फिलहाल सरकार की कोशिश है कि अनिल देशमुख की छुट्टी करा के बैठे बिठाए विपक्ष को जीत का मौका और जीत का जश्न मनाने का मौका ना दिया जाए। ये सरकार की पूरी कोशिश होगी, इसलिए सरकार जमीन पर और कोर्ट में और साथ ही साथ हर उन प्लेटफॉर्म से बीजेपी को और उन अधिकारियों को कड़ा जवाब देने का इसमें मन बना रही है और इसी को लेकर बैठक महत्वपूर्ण है। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। परमबीर सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल परमबीर सिंह ने देशमुख मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह आज ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। विवेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या परमबीर सिंह हाईकोर्ट जाएंगे, वहां याचिका देंगे? देखिए अर्पिता, जो आईपीएस अधिकारी है परमबीर सिंह, उनको काफी उम्मीद थी कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला है तो उनकी वो पॉजिटिव फेवर में आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कानूनी दाव पेच में सवाल खड़े कर दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आर्टिकल 32 के तहत सबसे पहले आपको बॉम्बे हाईकोर्ट आना चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में अगर उनकी सुनवाई नहीं होती अच्छे से तब उनको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी आपकी रिट पिटीशन है, जो भी आपकी शिकायतें हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, जो आप आरोप लगा रहे हैं और जो आप जांच की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले अपने रिट पिटीशन
पिटीशन है वो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें फैसला करेगा कि इस रिट पिटीशन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या फिर कोई रिट पिटीशन को देखिए ऑर्डर करना है। देखिए मैं आपको सबसे दूंगा कि यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो आईपीएस अधिकारी है परमवीर सिंह अपनी लीगल टीम के साथ पूरी तरह से संपर्क में है और वो पूरी अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी है और सीधे कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आने के लिए अभी भी समय उनके पास आधे से पौन घंटे का समय है। अगर आधे से पौन घंटे के समय में आईपीएस परमवीर सिंह की लीगल टीम और जो वकील हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट आके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं तो उनके लिए राहत की बात होगी। लेकिन आज अगर नहीं कर पाते तो उन्हें कोर्ट जो है तारीख भी डिसाइड करने पड़ेगी, यानी कि पूरा जो मैटर है वो कल सुबह 11 बजे के लिए टल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह की जो लीगल टीम है, जो सूत्र है वो बता रहे कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन आज नहीं उन्हें मिली है, बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की बात कही है, तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। ठीक है विवेक, रहिए जरा आप साथ। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिले और उनसे दखल देने की मांग की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे हैं। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का हिस्सा लेने का भी आरोप लगाया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ईडी से मांग की है कि वो सचिन वाजे मामले में जांच करें। किरीट सोमैया आज ईडी अधिकारियों से मिले और 1000 करोड़ रुपए की जांच करवाने की मांग की। जो सचिन वाजे गैंग ने 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा किए हैं, इसमें नामी बेनामी ऑफशोर ट्रांजैक्शन है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एनआईए के साथ में अथॉरिटी फाइनेंस की ईडी है, तो ईडी इसकी जांच करे। गृह मंत्रालय अनिल देशमुख चलाते थे, परमवीर सिंह के ऊपर आरोप हुए हैं और अनिल परब भी गृह मंत्रालय चला रहा था, तो इन तीनों के भी फाइनेंशियल जो बेनिफिशियरी पैसे आए हैं उसकी जांच हो। अभिषेक, यानी यहाँ पर देखिए बीजेपी ने पूरी अपनी रणनीति बना ली है और ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और वहां बकायदा कह रहे हैं कि अब ईडी से भी जांच होनी चाहिए। किरीट सोमैया, बिल्कुल 100 करोड़ एक ऐसी रकम होती है जिसके बाद 100 करोड़ का नाम आने के बाद ऑटोमेटिकली इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में ईडी इन्वॉल्व हो सकती है। 100 करोड़ इसलिए अमाउंट एक महत्वपूर्ण अमाउंट है क्योंकि 100 करोड़ के बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बीजेपी को पता है कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट आने के बाद उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर
कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे मामले से जुड़ा हो सकता है। इसलिए आज किरीट सोमैया ईडी ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, सारे बयान और सारी चीज़ें ईडी अधिकारियों को दी और उनसे कहा कि जब अगर 1 महीने में 100 करोड़ की बात आ रही है तो 1.5 साल सरकार चली है, 1.5 साल में कम से कम 1800 करोड़ के आसपास सरकार के पास एक मंत्रालय से आया है। इस हिसाब से इस पूरे मामले में कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ होगा और हफ्ता उगाही हुई होगी, इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए। और इसलिए बीजेपी की हर वो कोशिश है, हर वो दरवाजे जा रही है जहां से सरकार को सीधे झटका लग सके और सरकार मुसीबत में आ जाए। इसलिए पहले गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, फिर राजभवन, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, और अब किरीट सोमैया द्वारा वो ईडी ऑफिस पहुंचकर वहां पर ईडी जांच की मांग करना कहीं न कहीं सरकार के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए। बिल्कुल अभिषेक सर, रहिए आप साथ। वहीं पूरे मामले पर शिवसेना ने आक्रामक रवैया अपना लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर कहा कि सीएम को बोलने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने राज्यपाल को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए हमला बोला। वहीं संजय राउत ने राज्यपाल को संविधान के दायरे में काम करने की नसीहत दी। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा के मुताबिक काम करना चाहिए। सीएम साहब को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत, उसमें क्या है तो खुद सीएम साहब आकर बात करें। आपको लगता है होगा या नहीं होगा या नहीं करना है? कौन सा प्रोब चाहिए इसी पूरे इशू के ऊपर? देखिए, मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं प्रोब हो, अच्छा, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, उनको मिले हैं, उनको मिले, वो सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता है ऑफिशियल। तो राज्यपाल कोई प्रशासन में है, कोई राजभवन में है, तो मिलने तो घर की बात है, उनकी घर की बात है ना। वहीं बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात पर निशाना साधते हुए एनसीपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बार पिछले 2 महीने से बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सरकार सदन के पटल पर अपना बहुमत नहीं खोती, तब तक वो सरकार बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हमारे पास 169 का बहुमत उस वक्त था। आज 250 से ज्यादा विधायक इस सरकार के पास हैं। बीजेपी बेचैन है, सत्ता बिना रह नहीं पाती, इसलिए सारी हरकतें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने फडणवीस के दावों को गलत बताया, लेकिन परमबीर सिंह के आरोपों पर सीनियर अधिकारी से जांच की मांग की। हमारे साथ नाना पटोले हैं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष। नाना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट को छोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट कैसे आए, इसको कैसे देखते हैं? देखो, परमबीर सिंह केंद्र सरकार के दबाव में आ चुके हैं, अपोजिशन के साथ में, और उसी का परिणाम ऐसा है कि उनको कौन से कोर्ट में जाना वही उनको नहीं पता चला और वो उस चक्कर में चले गए। आपने देखा होगा कि रोहतगी जो है अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उनका केस लड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका लिंक किसके साथ है ये पूरा क्लियर होता है। रहा इशू कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन देरकर जो यहाँ महाराष्ट्र में आके सुसाइड किए, उस प्रकरण में परमबीर सिंह उनके दबाव में थे, केंद्र सरकार के दबाव में थे, और प्रकरण को एफआईआर दर्ज कर इंक्वायरी शुरू करना चाहिए था। वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, मुंबई में घटना हुई है, लेकिन उन्हें उसको उनके दबाव में आकर उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, इंक्वायरी भी शुरू नहीं की। केंद्र सरकार का दबाव उनके ऊपर कितना है उसका अंदाज उसमें आता है, और इसलिए जो भी अब हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट में क्या डिसीजन आएगा, लेकिन गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट रहता तो उसको सस्पेंड ही कर डालता। जिस तरीके से परमबीर को कहा कि याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख का नाम आपने इस पूरी याचिका में मेंशन नहीं किया है, अगर आपको शिकायत अनिल देशमुख से है तो वो याचिका में उनका नाम मेंशन होना चाहिए। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति से परमबीर सिंह काम करेंगे, और उसी रणनीति के ऊपर उन्होंने अनिल देशमुख का नाम इसमें अभी ड्रॉप किया होगा।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वाजे केस में एनआईए का एक्शन हुआ है। आपको बता दें, सचिन वाजे पर यूएपीए लगाया गया है। तो एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां वाजे केस में एनआईए का एक्शन लिया गया और एनआईए ने यूएपीए लगाया है सचिन वाजे पर। तो लगातार जहां एक तरफ देखिए सचिन वाजे पर यूएपीए का लगाया है, वहीं दूसरी तरफ देखिए आज एनआईए के पास जिम्मेदारी भी पहुंच जाएगी कोर्ट के निर्णय के बाद, जहां मनसुख केस में भी अब एनआईए आगे जांच करने वाली है। वहीं सचिन वाजे पर यूएपीए लगाया गया। आमतौर पर आतंकवादियों पर यूएपीए का एक्ट लगाया जाता है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अपडेट के साथ। विवेक, अर्पिता देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की है। एनआईए ने अब मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे के ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की धाराएं लगा दी हैं। यानी कि अब सचिन वाजे को मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो टेरर एक्ट लगाया गया है वो देखा जाए कि वो टेररिस्ट या फिर आतंकवादी के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से एनआईए पूरे मामले में संदिग्ध कार जिसमें विस्फोटक मिला था उसकी जांच कर रही थी, उसके बाद जो जिलेटिन मिला था उसके तहत एनआईए ने सचिन वाजे के ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और यूएपीए लगा दिया है। यानी कि अब जो 14 नॉर्मल केसेस में होती है वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी होती है, लेकिन यूएपीए लगाने के बाद एनआईए अब सचिन वाजे की 30 दिन तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। यानी कि एनआईए अगर 25 तारीख को सचिन वाजे को कोर्ट में पेश करती भी है तो पूछताछ के लिए और भी कस्टडी ले सकती है। तो यूएपीए लगना सचिन वाजे के ऊपर यह साबित करता है कि सचिन वाजे की मुश्किलें बेहद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। टेरर एक्ट जो आतंकवादी एक्ट होता है वो सचिन वाजे के ऊपर लग चुका है, क्योंकि जो संदिग्ध कार का मामला था वो कहीं ना कहीं सचिन वाजे से जुड़ा हुआ था। एनआईए ने इस पूरे मामले में तकरीबन 5 कार को सीज किया है, जिनमें से वो संदिग्ध कार स्कॉर्पियो थी, 4 लग्जरी कारें भी हैं। और जिस कार में ये विस्फोटक मिला था, जो जिलेटिन मिला था, वो कार और किसी की नहीं बल्कि सचिन वाजे के दोस्त मनसुख हिरेन की थी। तो पूरा कॉन्स्पिरेसी जिस तरह से सचिन वाजे रचा था उसको कहीं ना कहीं एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। और यही वजह है कि अब एपीआई जो मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई हैं सचिन वाजे, उनके ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला चलेगा और उनके ऊपर यूएपीए एक्ट यानी कि टेरर एक्ट लगाया गया है। अर्पिता, विवेक आप नजर बनाए रखिए। उधर महाराष्ट्र के सियासी बवाल के बीच संजय राउत ने राज्य के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया। राउत की तरफ से दी जाने वाली इस डिनर पार्टी में बीजेपी सांसदों को भी बुलाया गया। महाराष्ट्र में सियासी बवाल को 1 महीने होने को है और महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है अनिल देशमुख के मसले पर। लेकिन संजय राउत के घर को आज एक खास मौके के लिए सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं संजय राउत के घर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, लड़ियां लगाई गई हैं और इस तैयारी का मकसद ये है कि आज महाराष्ट्र के तमाम सांसदों को रात्रि भोज पर बुलाया गया है, जिसमें महाविकास अघाड़ी की पार्टियों से जुड़े सांसद तो होंगे ही, बीजेपी के सांसद भी मौजूद होंगे। देख सकते हैं पूरे जोर शोर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो राजनीतिक माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में, उसमें देखना होगा कि बीजेपी के कितने सांसद यहाँ पहुंचते हैं। इस आमंत्रण पे व्यक्तिगत कार्यक्रम है, पहले से ये कार्यक्रम तय था, लेकिन राजनीतिक माहौल जो महाराष्ट्र का उसमें सबकी नज़र इस रात्रि भोज पे भी ज़रूर रहेगी। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकार पे हमला कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं, अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग बार बार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है रात्रि भोज के आयोजन के लिए। अब देखना होगा कि जब यहाँ नेता पहुँचेंगे, तमाम सांसद पहुँचेंगे, तो क्या राजनीतिक गुल खिलता है। हालांकि व्यक्तिगत कार्यक्रम है, इसके राजनीतिक मायने बहुत नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन जो महाराष्ट्र में माहौल है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पक्षों के बीच लग रहा है, उसमें आज की पार्टी पर, आज के रात्रि भोज पर सबकी नज़र रहेगी।